नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आशीष को 1 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दे दिए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को सुना ही नहीं। एफआईआर और पीड़ित परिवार के पक्ष और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष की जमानत तत्काल रद्द की जाती है। दरअसल पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा फैली और इस दौरान 8 लोगों की मौत हुई। यहां पर कुछ किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे और उसी वक्त यह हिंसा फैली। आरोप यह भी लगा कि आशीष मिश्रा की कार से 4 किसानों की कुचलकर मौत हुई और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। इस हादसे में एक पत्रकार की भी मौत हुई। अब यूपी सरकार ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी। एसआईटी ने इस मामले में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया। हालांकि यूपी चुनाव के दौरान हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिकाएं दायर की गईं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राकेश टिकैत ने धन्यवाद किया और इसी के साथ तमाम विपक्ष के नेताओं ने न्यायपालिका के ऊपर अपना भरोसा जताया। तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है राकेश टिकैत का, आइए आपको सुनवाते हैं। तो राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आज जिस तरह से आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के जो टिप्पणी की है, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपने देखा ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, इसको लेकर के जिस प्रकार की राजनीति पूरे प्रदेश के अंदर या आप कहें कि पूरे देश के अंदर हुई, किसानों ने इसको लेकर के जिस तरीके से विरोध जताया और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जो हमलावर अंदाज में आपको नजर आ रही थीं, उन सब के बीच में हाईकोर्ट ने जिस तरह से जमानत दी उसके बाद भी ये सवाल उठे थे और उसके बाद आपने देखा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत को लेकर के सवाल उठाए गए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस जमानत को रद्द किया, 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने की बात कही और साथ ही साथ जो टिप्पणी हाईकोर्ट को लेकर के भी कही गई, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब आगे आशीष मिश्रा के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, आशीष मिश्रा की ये जमानत रद्द होने के बाद अब आगे वो क्या करेंगे, इस पूरे प्रकरण में आगे अभी और क्या कुछ होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह की तस्वीरें आई या फिर जिस तरह की घटना लखीमपुर के तिकुनिया में हम लोगों ने देखी, उसके बाद इसको अगर आप राजनीति के साथ जोड़ें या फिर इसके साथ जुड़े हुए जो तमाम इंसिडेंट्स हैं, वो ये दर्शा रहे थे कि ये कितना महत्वपूर्ण था। और उसके बाद जब जमानत मिलती है तो कैसे तमाम जो रिएक्शंस हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के थे। लेकिन आज इस जमानत को जब रद्द किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसको दरकिनारा करा और कोर्ट में सही तथ्य पेश नहीं करे, उससे उसको बेल मिली, जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट इसको पूरा मॉनिटरिंग शुरू से ही इस केस को कर रहा है, लखीमपुर खीरी को, और आज उसने इस सब चीजों को संज्ञान लिया, उसकी जमानत को खारिज करा और 1 हफ्ते में उसको सरेंडर करने की बात कही। तो हम धन्यवाद करते हैं इन सब चीजों का। और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है तो उम्मीद है कि किसानों को, जो जनता है, जो उनका परिवार है, उसको न्याय मिलेगा। न्याय पे तो भरोसा करना पड़ेगा, देश में रहना है तो कानून को मानना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि हां, जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, ये बात हम लोग लगातार कह रहे थे, क्योंकि अगर आशीष मिश्रा बाहर रहेगा तो वो तमाम चीजों को प्रभावित कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है, इस पूरे केस में वो अपना प्रभाव डाल सकता है। और इस वजह से ये जो जमानत दी गई है, इस पर सवाल उठे थे और इस वजह से इसको लेकर के जो पिटिशंस थी फिर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और उसके बाद इस पर निर्णय ये सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो गवाह हैं या जो पीड़ित पक्ष हैं, उनकी दलील को सही तरीके से नहीं सुना गया और इसलिए एक बार इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तत्काल ये जो जमानत है उसको रद्द किया गया और ये कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर अब आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा, क्योंकि बेल को खारिज किया जाता है। 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के आदेश आशीष मिश्रा को दिए गए हैं। तो अब
जिस तरह से इसको लेकर के जो सवाल हैं वो उठे थे, और इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है, ये जानकारी आप तक हम पहुंचा देते हैं। तो बड़ी खबर है, सीएम योगी के द्वारा अधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है कि रात में अपनी तैनाती स्थल पर ही अधिकारियों को रुकना है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया गया है। इसमें एसडीएम, तहसीलदार, सीओ को कार्यस्थल पर रहने के निर्देश हैं, यानी कि अपना जो कार्यस्थल है उसको वो नहीं छोड़ सकते, रात्रि में वहीं पर उनको रुकना होगा। तहसील की शिकायतों को निचले स्तर पर ही उनका निपटारा करें, सीएम की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश हैं। इसमें तहसीलदार, सीओ और एसडीएम यानी कि तीनों जो बड़े अधिकारी हैं तहसील स्तर के, इन सभी को उनकी तैनाती स्थल पर ही रुकने के आदेश हैं। ये मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है। एसडीएम, तहसीलदार, सीओ तीनों ही तहसील में जो तमाम कार्य हैं उनका निपटान करें, और अगर सरकारी आवास नहीं है तो फिर किराए पर रहें। यह भी बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। लेकिन तहसील की शिकायतों का निचले स्तर पर ही समाधान होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखे और ये सुनिश्चित हो कि अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर रात में ही रुकें। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आज की बड़ी बहस में हमको चर्चा इसी विषय पर करनी है, क्योंकि जिस तरह से आशीष मिश्रा को जमानत मिली है या उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, इसके क्या मायने समझे जाएं और अब आगे इसको लेकर के क्या ऑप्शंस बचते हैं आशीष मिश्रा के पास। और पॉलिटिकली भी आपने देखा कि इसको लेकर के बड़े सवाल थे, तो आज हम पॉलिटिकली भी इस पर चर्चा करेंगे कि इसको किस तरह से और किस नजरिए से देखें। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्विनी शाही जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रमोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं। प्रमोद कुमार जी, आपका भी स्वागत है। मनोज पोरवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज पोरवाल जी, आपका भी स्वागत। और सवित मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। सवित मलिक जी, आपका भी स्वागत है। प्रमोद जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आऊंगा, जो कि आपसे मैं समझना चाहूंगा थोड़ा जो इसका लीगल पहलू है वो भी समझाएं, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं या जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए, पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जो बात सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी में कह रहा है उसके मायने क्या समझे जाएं। आपका एक रिएक्शन प्रमोद जी सबसे पहले मैं इस पर चाह रहा हूं। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 जज बेंच में लगा हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब थे, हिमा कोहली मैडम थे, सूर्यकांत साहब थे। तो इन्होंने जो देखा पहलू को देखते हुए कि जो केस में सेक्शन लगा हुआ था, जो एफआईआर में सेक्शन है और जो एलिगेशन है आशीष मिश्रा के ऊपर में, उस संज्ञान को लेते हुए उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें माननीय हाईकोर्ट ने ठीक से केस की जो एविडेंस है उस प्रक्रिया को उन्होंने नहीं दिखाया है, और उन्होंने उस ऑर्डर को, जो माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसको सेट असाइड करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये केस जो है वो बेल देने लायक नहीं है, कि इसमें हिंसा में वो सम्मिलित थे और मेन एक्यूज थे, उनकी गाड़ी वहां पे थी। तो ये सब काफी वहां पे आर्गुमेंट हुआ, और उस आर्गुमेंट को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि जो वहां पर हाई कोर्ट ने नेग्लिजेंस किए हैं एक तरह से बेल देने में, तो इस चीज को फिर से देखना होगा। और उन्होंने उस बेल को कैंसिल कर दिया है, और इनको डायरेक्शन दिया गया है आशीष मिश्रा को कि आप 1 सप्ताह के अंदर में वहां आप सरेंडर कीजिए, क्योंकि ये ग्रीवियस इशू है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक आईना है जुडिशरी के अंदर में। और ये देखिए, यहाँ की इंडियन जुडिशरी का ये ब्यूटी है कि बाय द वे कोई ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं किसी केस को आप उस फैक्ट को नहीं देखते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ऊपर तक के कहीं ना कहीं उसमें जस्टिस मिलता है। और इस केस में वही दिया गया है कि आप आनन फानन में ऐसे ही किसी को आप बेल नहीं दे सकते हैं या बेल रिजेक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक गाइडलाइन है बेल के ऊपर में कि किस स्थिति में, किस तरह का केसेस में आप बेल ग्रांट करें, किस केसेस में बेल ग्रांट नहीं करें। उस मार्गदर्शन को यदि आप अवहेलना करते हैं या आप उसको नजरअंदाज करते हैं, तो ऐसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज का फैसला आशीष मिश्रा के केस में दिया है, वो एक तरह से समझिए कि पाथ फाइंडर की तरह काम करेगा। और ऐसा नहीं है कि लोग मनमानी ढंग से बेल ले लेंगे या बेल दे देंगे।
तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अभूतपूर्व ये जजमेंट है। चलिए प्रमोद जी, आपने बढ़िया टिप्पणी की है और आपने जो इसके तमाम लीगल बात है वो आपने समझाया है। थोड़ा सा इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सवित मलिक जी भी हमारे साथ हैं। सवित मलिक जी, आज जो निर्णय आया या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की बातों को कहा, एक रिएक्शन में आपका इसके ऊपर चाहूंगा, कैसे देखते हैं इसको आप? देखो, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं केंद्र में जब मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, तो पहले दिन से कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित किया, सारी चीजें हुई। और जब इनको बेल मिली तो बेल मिलने में आपको याद होगा एक घटना हुई थी कि अजय मिश्रा टैनी के जो लड़के हैं, आशीष मिश्रा, उनकी तो वकील की पूरी बात सुनी गई। और जब किसानों का नंबर आया तो कह दिया गया कि इंटरनेट कमजोर हो गया और किसान अपना पक्ष नहीं रख पाए और एक तरफा बेल देने का काम ये किया गया था। और वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, जो टिप्पणी की है, ये शायद कभी कभी ऐसा मौका आता होगा कि उनको बताया गया होगा कि आपने गलती की है। तो हम लोग तो कहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ना होता, सर्वोच्च न्यायालय ना होता, इसमें तो ना एसआईटी गठित होती, ना ये जेल जाते, ना एफआईआर होती और अभी भी बाहर चले गए होते। अगर बेल रद्द की है तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुई है। उन्होंने इसको पूरे को ध्यान में रखा है और किसानों को इससे कहीं ना कहीं आशा बढ़ी है, उम्मीद बढ़ी है कि जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। और मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ, जो बीजेपी के लोग हैं ये कहते हैं हम बचा नहीं रहे इनको, हम मदद नहीं कर रहे। अरे जब एफआईआर हुई थी, जो आपके केंद्र में गृह राज्य मंत्री है उनके ऊपर भी 120B का मुकदमा हुआ था, उनसे कितनी बार पूछताछ हुई, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी, कोई बताएगा? कोई बताने वाला नहीं है। क्या इनको कोई साफ समझ छवि का आदमी नहीं मिलता मंत्रालय में? अपराधी लोगों को ही मंत्री बना के रखते हैं। अरे जनता ने आपको वोट दिया है, मैंडेट दिया है, इसलिए थोड़ा दिया है कि आप लोगों को कुचलने का काम करेंगे। लखीमपुर में कल फिर एक घटना हुई है, विधायक के पास लगी हुई गाड़ी ने 2 लोगों को कुचलकर फिर मार दिया है। क्या उत्तर प्रदेश और लखीमपुर में यही परिपाटी चलेगी कि लोगों को गाड़ियों से कुचल कर मारा जाएगा? चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूं। ऐसा अश्विनी जी है, मैं अश्विनी जी का रुख कर लेता हूं। अश्विनी जी, एक तो जो सवाल उठे विपक्षी के तौर पर या किसान की तरफ से जो बातें उठाई गई उसका भी जवाब, और जो ये फैसला आया, क्योंकि इसमें बड़ी टिप्पणी की गई कि भाई जो पक्ष है उसको सही से सुना नहीं जा रहा और जिसको आप जमानत दे रहे हैं वो बाहर रहेगा तो फिर वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। कैसे देखते हैं इसको? अश्विनी जी, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। आयुष जी, देखिए, ये न्यायालय का मामला है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें नाम ही सर्वोच्च है। उच्च और सर्वोच्च में तो जो फर्क है वो फर्क दिख गया। ये न्यायालय का मामला, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना इससे क्या है? नाहक जो है, हमारे सवित मलिक जी एक किसान है और विपक्षी दलों का जो है, आपने भी एक को कहा विपक्षी की तरह चाहे वो जिस तरीके से बात कर रहे हो विपक्षी की तरह बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो गुनाहगार है न्यायालय उसको सजा दे दे, न्यायालय में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको न्यायालय सजा देगी। उसमें अगर हम अपनी बात सही तरीके से रख रहे हैं तो क्या हम विपक्ष क्या बात कर रहे हैं? आयुष जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। और अगर आप सवाल ठीक है, सवित मलिक जी सुनिए, सवित मलिक जी सुन लीजिए। और विपक्षी के तौर पर भी अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है भाई? बात तो आप कोई भी रख सकते हैं ना सवित मलिक जी, मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। विपक्षी होना कोई आपत्ति की बात थोड़ी ना है ना। अगर आप उनसे असहमत हैं तो अपनी बात कहेंगे, चाहे किसान के तौर पर कहें, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कहें। आप असहमत हैं तो अपनी बात कह सकते हैं ना। लेकिन अभी थोड़ा सा सुनिए अश्विनी जी को। अश्विनी जी बात रखिए जी। तो मेरा ये कहना है कि जो भी न्यायालय की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को देखा जाएगा। अगर न्यायालय हाईकोर्ट को लगा कि जमानत देने वाली चीज है, क्योंकि वहां भी माननीय जज बैठते हैं, उनके सामने जो साक्ष्य है उन पर उन्होंने दिया, जमानत दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि भाई जमानत में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो जमानत को निरस्त कर दिया गया। यही इस देश के न्याय व्यवस्था की खूबसूरती है कि कहीं से आदमी बचकर नहीं जा सकता। अगर दोषी है तो बचेगा नहीं, निर्दोष है तो उसको कुछ नहीं होगा। ये स्पष्ट है यहाँ की न्याय व्यवस्था में। तो हमको, आपको, सवित मलिक जी को व्यवस्था में विश्वास रखना पड़ेगा। और इस तरीके से कहने में मैं इनके लिए भी एक शब्द बोल देता हूं कि जितना भी जो भी विरोधी दल की बात थी, ठीक, विरोधी होना कोई गुनाह थोड़ा ही है, विरोधी तो होना चाहिए, लोकतंत्र की स्वस्थ व्यवस्था है। लेकिन इसमें जिस तरीके से इन लोगों ने जो पार्ट प्ले किया था, आज मुंह पर तमाचा पड़ रहा है। वही जो किसान विरोध कर रहे थे और जिस अडानी अंबानी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे लोग,
आज उसी के साइलों में लाइन लगा के गेहूं बेचने के लिए खड़े हैं, इन्हीं के भाई खड़े हैं जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं ये कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार गेहूं नहीं खरीद पा रही, इसलिए व्यापारी को गेहूं बेचना पड़ रहा है, या आप अपनी सरकार पर। अरे तो सबित मलिक जी, लेकिन कम से कम अगर ठीक है, नहीं सबित मलिक जी, विरोध तो विरोध है ना सबित मलिक जी, ऐसे नहीं, एक सेकंड सबित मलिक जी, देखिए विरोध तो विरोध है, लेकिन ठीक है आज उस विषय पर नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो फिर ये कहने से काम चलेगा नहीं सबित मलिक जी कि आपने व्यवस्था नहीं की तो हमारे पास मजबूरी थी वहां जाना। विरोध तो विरोध है ना, विरोध पर कायम रहिए, मजबूरी में भी नहीं जाना चाहिए, सबित मलिक जी। अगर बात आपको अपनी रखनी है ना, अगर आपको अपनी बात रखनी है ना, तो फिर आपको फिर जाना नहीं चाहिए, मजबूरी चाहे जितनी हो, और अगर आप जा रहे हैं तो फिर गाली मत दीजिए। अभी आप सुनिए मनोज पोरवाल जी, नहीं मजबूर है तो भाई आप उसके और आप दोबारा से आंदोलन करिए, आप सरकार को कहिए खरीदें, आप सरकार को कहिए कि खरीदें, लेकिन जिसको गाली दे रहे हैं उसके पास जाएंगे ना तो आपकी बात तो खराब हो रही है ना मनोज पोरवाल जी। अब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, देखिए ठीक है सबित मलिक जी, इसको केवल जस्टिफाई कर रहे हैं आप और कुछ नहीं, इसमें कोई तर्क नहीं, केवल जस्टिफाई कर रहे हैं आप। मनोज पोरवाल जी कैसे देख रहे हैं अभी ये जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, एक रिएक्शन चाह रहा हूं मैं आपका। जी 2 मिनट हमको पूरा दीजिए, आप सुनने समझने का समय दीजिए हमको भी जी, हम कुछ बताना चाहते हैं। जैसे आज सर्वोच्च न्यायालय जी का जो आया है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है, निर्णय दिया है, वो बहुत ही क्या कहें, इसकी तारीफ करूंगा। हम तो समझते हैं कि ऊपर भगवान होता है, नीचे भगवान होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान का काम किया है, उन पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया है जिनके आंसू अभी सूखे नहीं थे, और हम पर बता रहे। अब राजीव, अब पॉइंट टू पॉइंट बात समझिए, बीजेपी का समझिए, बीजेपी के मिश्रा जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, अगर बीजेपी को किसान के संग हमदर्दी होती तो उनका इस्तीफा लेके जांच में सहयोग कराती। जब तक कोई गृह राज्य मंत्री जैसे बड़े पद में बैठा रहेगा तो हम तो जांच प्रभावित होगी, और जांच प्रभावित होने की वजह से ये सब जमानत और ये सब हो रही है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की। अब कितनी बड़ी बात है कि हमारे विदेशों में जब छप जाएगी कि साहब जो है भारत के सरकार गृह राज्य मंत्री के बेटा हत्या में दोबारा जेल गया, मतलब ये पूरे वर्ल्ड की न्यूज होगी, ये नहीं है हमारी आप यूपी इंडिया की होगी। तो एक तो बात ये सही है। दूसरा आप ये कह रहे हैं किसान वाला अंडानी के लाइन लगा के बेच रहा है, तो उसको भी समझने की कोशिश करिए। जब गेहूं का रेट सरकारी रेट 2000 रुपए है और उसका प्राइवेट रेट 650 रुपए चल रहा है, तो वहां तो बेचेगा, किसान को वैसे ही मरा हुआ जा रहा है। ये बात है, ये बात आपने मनोज जी बहुत बढ़िया बोला। 2200 कर देंगे, अडवाणी जी हम कह रहे 2300 कर देंगे, वहां बेचेगा किसान क्या चाहते हैं? आप ये कहना 1100 से 1200 में बेचे धान की, तो बिल्कुल। अरे लेकिन मनोज पोरवाल जी देखिए, फिर देखिए आज का विषय जो, मैं तो उसी पर रहना चाहता हूं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी आप लोग करेंगे तो फिर उस विषय पर भी जाना पड़ेगा। अब अगर अडानी अंबानी सारा गेहूं खरीद लेगा तो फिर हमको रोटी कितने में मिलेगी? 100 रुपए में खरीदेंगे क्या? अब तो हम वहीं आके खड़े हो गए, फायदा क्या हुआ फिर इस आंदोलन का? कानून भी रद्द करवा दिए, सब कुछ आप लोगों के मन मुताबिक हुआ, और फिर भी अडानी अंबानी को बेच दिया, तो क्या फायदा हुआ इसका? लेकिन मनोज जी आज मैं उस बिलों पर या फिर उस विषय पर चर्चा करने के लिए आज आशीष मिश्रा पर रहें तो बेहतर है। मनोज जी बिल्कुल ये है कि हम तो अभी भी कह रहे हैं, माननीय अपने प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, अभी गृह राज्य मंत्री को पद मुक्त करके और जांच करा के द्वारा जब तक इसकी जांच चले तब तक इस परिवार के किसी भी मेंबर को पद पे नहीं रखना चाहिए। जो मेरा एक सुझाव है और एक अपील है, तो कोई भी बड़ा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जांच प्रभावित करता है 100%, और वो तो उनका बेटा है, आसिफ मिश्रा तो उनका बेटा है, वो तो अपने बेटे के लिए सब कुछ करेंगे। इसलिए जो है इनको हम तो एक मांग और कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है उसको देखते हुए अपना सम्मान बचाते हुए उनको पद मुक्त करते हुए जब तक जांच चले तब तक उनको पद मुक्त रखा जाए। प्रमोद जी अभी एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक तो मुझे ये बताएं, हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि अभी आशीष मिश्रा के सामने आगे ऑप्शन क्या बचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये जब टिप्पणी करता है कि हाईकोर्ट ने एक पक्ष को नहीं सुना तो दोबारा वो ये भी कहता है कि हाईकोर्ट एक बार इस पर पुनर्विचार करे, यानी कि दूसरी जो प्ली है वो लगा सकते हैं यहां पर आशीष मिश्रा, इसके क्या मायने हैं? दोनों ही चीजों को थोड़ा सा समझाएं, ऑप्शन क्या है, और दोबारा से हाईकोर्ट में इस तरह की एक याचिका अपनी या जमानत को लेकर के ये जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको किस प्रकार से देखा जाए? प्रमोद जी अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्लियर डायरेक्शन है कि आप 1 सप्ताह के अंदर में सरेंडर, तो पहले तो ये सरेंडर करेंगे, उसके बाद ये है कि अपना ये बेल का प्रक्रिया जो होता है, बेल एप्लीकेशन लगाएंगे वहां पे, अब जो है अपने पक्ष को रखें, वो
जो यहाँ पर कुछ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुआ था हाई कोर्ट के अंदर में, वो जो तथ्य सामने नहीं आया था, वो क्लियर रूप से यहाँ पे तथ्य को रखें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि माननीय हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है, इनके हर बिंदु को ये देखेंगे, उसके अनुसार फिर जो है फर्दर वो बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो फिर जजमेंट देंगे। ये नहीं है कि बहुत नहीं, लेकिन प्रमोद जी अभी क्या सरेंडर करने के लिए भी इस तरह का कोई प्रोसीजर है कि इसको डिले करें या इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें? इस तरह की कोई एक याचिका वो लगा सकते हैं कि ये क्लियर कट है कि नहीं सरेंडर करना पड़ेगा, या ये ऑप्शन देता है कोर्ट कम से कम, या हमारा कानून इसको लेकर क्या कहता है? ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बाय द वे, आप खुदा न खास्ते मैं एज्यूम एंड प्रेज्यूम के आधार पर कह रहा हूं कि वो बीमार पड़ जाएं ऐसी हालात में, या कुछ ऐसा हादसा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उनको एग्जाम्पशन एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन वो भी करने के लिए उनको एक एप्लीकेशन बीच में लगाना होगा, क्योंकि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्लियर है कि आपको विद इन 1 वीक सरेंडर करना है, मींस सरेंडर। अच्छा प्रमोद जी, क्या ये भी हो सकता है कि रिव्यू या रिकॉल करने के लिए भी कुछ कह सकते हैं? इस फैसले को लेकर के भी क्या कोई ऑप्शन है अभी प्रमोद जी? बिल्कुल, देखिए रिव्यू रिकॉल का है ऑप्शन, लेकिन मैं नहीं समझता हूं नॉर्मली इस तरह का केस में कोई रिकॉल का या रिव्यू का जो है मुद्दा बनता है, क्योंकि आज जो इस मुद्दे पर था वो इनलार्ज में बहस हुआ है और 3 जज का बेंच तो हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना साहब की अध्यक्षता में हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया है। ये देखिए रिकॉल का या रिव्यू का वहां पे होता है जहां पर कोई इश्यूज को नहीं रखा गया हो या कुछ हल्का गलतियां आ गया हो, कुछ जो है वो टाइपोग्राफी मिरर हो गया हो, तो ऐसी हालात में उसमें रिव्यू का होता है। जब इश्यूज इनलार्ज का सवाल होता है, उस पे फिर से जो है रिव्यू का सवाल नहीं होता है। तो मैं नहीं समझता हूं इस केस में इस तरह का कोई सर्कमस्टांसेस बच रहा है जिसमें रिव्यू का कोई चांस हो। तो इसमें क्लियर है इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट ही हैज टू बी सरेंडर बिफोर दिस जेल, और वो एप्लीकेशन लगाएं हाई कोर्ट में। उसके बाद जो भी होगा प्रक्रिया के तहत कर सकते हैं, लेकिन इसके फ्रेश अलावा बेल एप्लीकेशन भी नहीं लग सकती है? नहीं, फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उसके लिए लिबर्टी, ऐसा नहीं है कि उसी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये आगे जो इस तरह का होगा तो हाई कोर्ट पूरे संलग्नता के साथ और हर एविडेंस को देखते हुए उचित फिर से जो है उस पर फैसला करे। तो इसमें बहुत स्पष्ट है। पहला तो ये स्पष्ट है कि आपको 1 सप्ताह के अंदर में सरेंडर करना होगा, और वो जो हाई कोर्ट का पहले जो ऑर्डर हुआ है उसको सेट असाइड कर दिए कि अब आप जो है आपको वो ऑर्डर यूज में नहीं रहा, एग्जीक्यूशन में नहीं रहा, उनको आप सरेंडर कीजिए। फर्दर जो है वो अब बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद अब उसमें दिया गया है कि इस तरह से माननीय हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय हैं वो इस चीज को संज्ञान को देखते हुए, गवाही को देखते हुए फिर उस तरह का ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि ये बेल का ऑर्डर जो होगा वो अब हाई कोर्ट से ही होगा। जी इसमें सर्वोच्च, लेकिन उस चीज को मार्गदर्शन जो सर्वोच्च न्यायालय का हुआ है उसको उनको फॉलो करना होगा। ये नहीं है कि जल्दीबाजी में आनंद फानन में और इस तरह से जो है आप फैसला दे दीजिए। जो एक मानक एक उसमें डायरेक्शन दिया हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि इस तरह के केस में आप बेल दीजिए या इस तरह केस में आप बेल नहीं दे सकते, दोनों में आपको रीजन देना होगा कि हम क्यों बेल दे रहे हैं, या बेल यदि रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका वजह क्या है, क्यों हम किस तरह का कर रहे हैं। देखिए ये न्याय प्रक्रिया जो है हिंदुस्तान का बहुत ही सटीक है। आप बहुत ही आसान से आप किसी चीज को आप नहीं ले सकते हैं, या कोई चाहेगा कि हम इसको साइड लाइन कर करके हम निकल जाएं तो नहीं कर सकते हैं। ये आप देखिए ना, 3 टायर एजेंसी बैठा हुआ है। अब ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का आ जाता है, हाई कोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय में बैठा हुआ, उसमें आपको वहां से जो है रिजेक्ट हुआ, हाई कोर्ट ने बेल दे दी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस बेल को कैंसिल कर दिया। इसलिए तो उन्होंने देखा कि कहीं न कहीं जो हाई कोर्ट में जो प्रक्रिया अपनाई है बेल देने के क्रम में वो काबिल तारीफ नहीं है और उसमें कमियां हैं। तो इसलिए माननीय
जो उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको उन्होंने अपील कर दिया, फर्दर डायरेक्शन दे दिया कि नहीं आप 1 सप्ताह के अंदर में आप सरेंडर कीजिए। तो या तो ये बेल एप्लीकेशन लगाएंगे या ठीक है। चलिए प्रमोद जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई है, लेकिन आपकी इसी बात के साथ अब मेरे पास समय नहीं, मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि जो ऑप्शंस यहां पर बताए जा रहे हैं उसमें आशीष मिश्रा इस पर आगे किस तरह से जो ऑप्शंस हैं उनको कैरी ऑन करते हैं, और आगे भी इस केस में और क्या होता है इसके लिए समय का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।